बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोके कलम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आपका इस्तकबाल है। आज अरसे दराज से आपके सामने एक अहम, एक संजीदा और एक कहेंगे हम सुलझते हुए मसले पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बड़े अरसे से चूंकि अल्लाह का फजल है हमारे साथ आज बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं जो तालीम और ताल्लुम के साथ जुड़े हुए हैं। वक्त ज्यादा ज़ाया किए बगैर हमारे साथ सईद रिजवान गिलानी साहब जो रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और तालीम पे काम करते हैं, लिखते हैं एजुकेशन पे। जीएन वार साहब हैं, आज भी एक तालीमी दौरे पे रियासत से यूटी से बाहर हैं। वो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। शाह फयाज साहब जो एक उस्ताद हैं एंड ये भी हमारे टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट ये भी हैं। भट्ट जावेद साहब भी उस्ताद हैं एंड ये भी टीचर्स फोरम के प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और सभी का शुक्रिया करता हूं अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक क्यों तो नाजरीन से भी मैं कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। चूंकि इस मौजू पर आपने कैप्टन में भी देखा होगा, हमने पहले भी एक पोस्टर अपलोड किया है कि आज मौजू भी बड़ा हसास है, अहम है, जिसे बात करने की जरूरत है, बल्कि हम हर एक के साथ ये वाबस्ता है, हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई इस मौजू के हवाले से सवाल होगा तो आप वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे पूछें। मैं सबसे पहले रिजवान गिलानी साहब से सवाल करना चाहूंगा। रिजवान साहब, आपका आर्टिकल मैंने जीके का पढ़ा, इस प्रोग्राम से पहले मैंने एक बार उसको देखा। तो मुझे बताएं, जो ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है, अभी जो रूलिंग आई है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें ताकि हमें भी और नाजरीन भी समझ जाएं ये क्या ऑर्डर है, क्यों इस पे हमारे असातिज़ा किराम आग बगोला हो गए। आजकल बड़ी हलचल मची है इस महकमे में। जी जी, देखिए सुहेल गाजी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात की। पर्सनली तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पे ज़्यादा बात हमें करनी चाहिए, बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल, भले ही मिनिस्टर साहब ने मेरे साथ बात की, बट ऑफिशियल लेवल पे दे हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन। सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की, मैं अब की कोर्ट की लैंग्वेज, जो ऑनरेबल कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है, तो थोड़ी सी ना वो टफ होती है, तो मैं प्लेन और क्रक्स बोलूंगा कि बोलते ना वो पत्ते की बात क्या है। पत्ते की बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग निकाली है, उन्होंने कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सारे टीचर्स के लिए मतलब मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी है उन टीचर्स के लिए जिनकी सर्विस अभी 5 साल से ज्यादा है। जिनकी सर्विस 5 साल है उनको एग्जाम्प्ट किया जाएगा, लेकिन बाकी जो सारे टीचर्स हैं जिनको अभी 10 साल सर्विस है, 15 साल, 20 साल, तो उनको मैंडेट, और जो एस्पायरिंग टीचर्स है उनको भी ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपियर होना होगा, और जो ऑलरेडी इन सर्विस है उनको ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये फेस करना होगा टू कंटिन्यू देयर सर्विस, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग देयर टीटी ऑन दैट बेसिस कि उनको प्रमोशंस के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। इसमें मैं एक बात बोलूंगा, जो प्रमोशंस है, प्रमोशंस को लेके पहले ही मेजर चंक ऑफ टीचर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फोरम्स, बीट जैसे हमारे पास भी इस टाइम हमारे साथ भी जुड़े हैं 2 फोरम्स के यहाँ पे लीडर्स, तो उसमें भी बहुत ही मेजर चंक का ये मानना है कि एटलीस्ट प्रमोशंस के लिए एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रमोशन सीनियरिटी पे लेते हैं कि उसमें क्वालिफिकेशन या बाकी कॉम्पिटेंस को मतलब कंसिडर नहीं किया जाता है, जस्ट सीनियरिटी। उसमें तो भले हम तो उस चीज पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो टीटी है, कहीं ना कहीं की जो मैंने भी परसों जो स्टोरी की, जब फिर मैंने वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर की, जैसे आपने कहा कि टीचर्स आग बगोला हो गए हैं, मुझे लगता है कि जितनी प्रॉब्लम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं है, रूलिंग से नहीं है, मतलब माय अपॉलजीज टू ऑल द फोरम्स, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये बोलते ना वो उकसाना एक दूसरे को, एक फोरम इज सपोर्टिंग, दे आर नॉट सपोर्टिंग इट फॉर द मतलब लाइक कि नहीं ये जरूरी है या नहीं है, बट दे जस्ट वांट टू प्रिक अनदर फोरम, और दूसरा फोरम जो है वो तीसरे फोरम को प्रिक करना चाहता है कि नहीं जी हम इसको अपोज करेंगे, ये जरूरी नहीं है। बट यस, दे आर टीचिंग कम्युनिटी इज डिवाइडेड ऑन दिस।
सम से कि नहीं टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जरूरी होना चाहिए, इससे जो रिफॉर्म्स आएंगे, स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे, ये कहेंगे। लेकिन जो दूसरा पहलू है इसमें कि सपोज मैं एक टीचर हूँ मैं इस टाइम किसी और का नाम नहीं लूंगा, अपना ही नाम लूंगा जस्ट अवॉइड वो कन्फ्रंटेशन ऑन सोशल मीडिया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पिछले 20 साल 30 साल से सर्व कर रहा हूं डिपार्टमेंट में, मैंने बच्चों को पढ़ाया है इतने साल, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की अभी तक, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, अब अगर इस टाइम मुझे बोला जाता है कि टीईटी में आप अपियर हो जाओ, तो पर्सनली आई गेट एज अ टीचर आई गेट ऑफेंडेड कि क्या इतने साल सर्व करके, इतने साल पढ़ा के अब मुझे अपने कॉम्पिटेंस प्रूव करनी है। तो उस वजह से शायद कुछ टीचर्स को वो, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा ये एग्जाम, मैं बस आई कट शॉर्ट इट, एग्जाम का मसला मैं थोड़ा सा बोलूंगा आपको कि क्यों इसमें कुछ आग बगोला हो रहे हैं, और क्यों कुछ कुछ मुझे लगता है उस पर आगे बात करेंगे रिजवान साहब। जी जी जी, मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू रेस्पेक्टफुली, मैं चाहता हूं कि इस पे चूंकि आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव, चूंकि तालीम के साथ जुड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैं इस पे आपसे फिर बात करूंगा जरूर। सिर्फ आपने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया इसको कि क्या था। अच्छा शाह फयाज साहब, आपसे सवाल है, अगर आप तालीम और ताल्लुम के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं माशाल्लाह अरसे दराज से, और काबिल है, तजुर्बा है, आप इस एग्जाम देने से क्यों डरते हैं? देखिए, पहली बात है कि जो टीईटी है उसको उसमें अपियर होने से या ना होने से ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट द मेन। जो टीचर्स का इशू ये नहीं है कि उसमें बैठना है ना बैठना। जिस बंदे ने बीएड का एग्जाम दिया, जिसने पीजी एग्जाम दिया, जिसने ग्रेजुएशन की, जिसने इतने सारे एग्जाम दिए, उसके लिए टीईटी, और अगर उसके स्ट्रक्चर को भी देखें, टीईटी के जो आउटसाइड जेएंडके है या जेके बोस भी ये टीईटी कराती है इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो उस पे वेबसाइट पे भी होता है इशू। लेकिन मसला ये है कि टीईटी जो है, जब आप 30 साल के बाद एक टीचर को कहोगे कि आप एक टीईटी में बैठ जाओ, या किसी 20 साल के बाद या 40 साल के बाद बताते हो किसी को कि आप किसी एग्जाम में बैठ जाओ, तो उसके साथ वो जस्टिस नहीं है। इट इज ए क्राइटेरिया। आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर है तो डॉक्टर को एमबीबीएस क्राइटेरिया है, तो 40 साल के बाद इस मेडिकल में जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो अपडेशन आती है। अब 40 साल के बाद आप डॉक्टर को बताओगे कि आप जी ये ऐसा करो, वो खरा नहीं उतरेगा उस चीज पे। ये सीधी बात है और सिंपल बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि टीचर जो ये है टीचर्स इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आई वुड लाइक टू से कि अगर टीचर 100% बैठेंगे तो ऐसी बात नहीं है, 80% तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे वट एवर केस है। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पास एक लॉट वो है जिस लॉट में वो उम्र रसीदा लोग हैं जो ये नहीं कर पाएंगे, ये इशू आ रहा है नंबर 1। नंबर 2, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में उम्र रसीदा लोगों को, फयाज साहब, उम्र रसीदा लोगों के लिए नहीं है, जिनकी 5 साल अभी सर्विस है उनको इससे 5 साल नहीं, 5 साल नहीं जनाब, जिसको 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, जो 45 जिसने क्रॉस किया है, 40 क्रॉस किया है, मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए वो जस्टिस है। दिस इज आवर पर्सपेक्टिव। मे बी इट विल बी किसी का आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं आप गलत बोल रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो मेन चीज है टेक्निकल बात, ये तो हो गई अपनी इमोशनल बात। टेक्निकल बात ये है, अगर हम जम्मू कश्मीर की रेफरेंस लें, टिल 2019 जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस था। जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल लॉ थे, कवानीन थे, वो लागू नहीं होते थे। लेकिन जब 317 हटा एब्रोगेशन हो गई तो यहाँ डायरेक्टली आरटीई जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो लागू होना है वो तो जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इस जजमेंट को रिलेट करें इसके साथ, आरटीई के साथ, उस जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि जब से आरटीई इंप्लीमेंट हुआ है तब से जो भी टीचर इन सर्विस है उसके लिए टीईटी मस्ट है। टीईटी कर रहा है, ये टेक्निकल बात है बता रहा हूं, फिर करना ना करना वो दूसरी बात है, दैट्स अप टू द गवर्नमेंट। टेक्निकली अगर देखें तो उस हिसाब से 2019 तक जो जम्मू कश्मीर में टीचर अपॉइंट हुआ है, तो एज पर दैट एंड एज पर 2019 में जो इंप्लीमेंट हुए सेंट्रल लॉ, अगर हम देखें तो एक जजमेंट कंट्राडिक्ट करती है। तो जम्मू कश्मीर में एज पर दैट टीईटी उन टीचर्स के लिए जरूरी नहीं है।
लेकिन 2019 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुई या कोई भी डिपार्टमेंट में कैसे आया, व्हाटएवर किस तरीके से आया, प्रमोशन लेके किस तरह से टीचर बन गया, उसके लिए ये उस हिसाब से बहुत जरूरी है। अब लीगलिटी क्या है, डिपार्टमेंट किस तरीके से लेगी, वो एक बात। दूसरी बात ये है, आप पूरे मुल्क में जाइए, इस वक्त आप यूपी में जाइए, केरला में जाइए, केरला देखिए उसकी लिटरेसी रेट कितनी है, वहां के बेस्ट टीचर्स माने जाते हैं। केरला जाइए, हिमाचल जाइए, हर जगह टीचर्स यही कह रहे हैं कि जनाब क्या हमें 30 साल के बाद, 20-25 साल के बाद प्रूव करना है कि वी आर एलिजिबल। अब अगर इसके बाद टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद मान लीजिए 30% टीचर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो उन्होंने बच्चे पढ़ाए हैं, दैट मीन्स कि वो बच्चे जहां जहां है उनको तो नॉलेज जो गई होगी वो गलत हो गई है, तो पूरे मुल्क में जो है एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि टीईटी नहीं होना चाहिए। जो टीचर आया है उसने, आज का टीचर जो है वो वेल क्वालिफाइड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी लीगलिटी भी देखनी है। दूसरी चीज कि टीचर का मोराल भी देखना है। टीचर देखिए, आज जब ये जजमेंट आई तब से कोई टीचर सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, डिस्टर्ब हो गए हैं टीचर। एग्जैक्टली ओके। शाह फयाज साहब, चूंकि बहुत संजीदा मौजू है और हमारी कौम के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, संजीदगी से हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं भट्ट जावेद साहब के पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं वार साहब के पास जाता हूं, चूंकि अभी तालीमी दौरे पे यूटी रियासत से बाहर है। वार साहब, मुझे आपको ये क्यों मामला ऐसा है कि अगर एग्जाम का इन्हें बोला जा रहा है, या कुछ ये भी खबरें आ रही है पहले इनकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद इनका टेस्ट लिया जाएगा, तो ये टीचर्स क्यों डर रहे हैं आपकी नजर में? ये क्यों घबराहट क्यों है, या ये हिचकिचा क्यों रहे हैं इस तरह के एग्जाम्स या इस तरह के टेस्ट देने से, और क्या ये जरूरी है? शुक्रिया सोहेल साहब। मुझे लगता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है। आवाज आ रही है, ठीक। आवाज मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहा। देखिए, कहते हैं कि एक पुरानी मिसाल है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसा जाता है। सवाल यह है कि सेक्शन 23 ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो सेक्शन 23, जिसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कही गई है, अब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसको देख के आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, इसको आप इन टोटलिटी देख लीजिए और प्रेजेंट सिनेरियो जो बनता जा रहा है उस तनाजुर में देख लीजिए। इस जजमेंट में जो आर्टिकल 141 की बात कही गई है, आर्टिकल 30 की बात कही गई है, आर्टिकल 21 की बात कही गई है, तो ये जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, इसको आप NRC के तनाजुर में देख लीजिए, इसको आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के तनाजुर में देख लीजिए। इस वक्त सिस्टमैटिक अंदाज से माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। ये जजमेंट उसी तनाजुर में आ गई, और अब सीधी सी बात है, अब उसमें RT सेक्शन 23 की जो बात कही गई है वही वाली बात उसमें टीचर्स भी इस दर में आ गए। मामला असल में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का था, लेकिन हमें देखिए, हमें तनाजुर जहन से ओझल नहीं होना चाहिए। हम जो है एक शाख पकड़ते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जड़ कहां से स्टार्ट हो गई। ये कई सालों से माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन पे एक सिस्टमैटिक हमला है। मैं इस वक्त केरला में बहुत बड़ी एजुकेशनल लीडर्स ऑल ओवर इंडिया आए हैं, जिसमें यही बात हो रही है कि किस तरह से पूरे इंडिया में इस वक्त पूरे एजुकेशन सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, टीचर का रोल क्या है? गवर्नमेंट टीचर एक पुर्जा है, ये फील्ड में काम करता है, इसके हाथों में क्या है? इसके हाथों में कुछ नहीं है। पॉलिसीज जिन हाथों में है वो या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आते हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आते हैं, या रेवेन्यू सर्विस से आते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं। ये वो ब्यूरोक्रेट हैं जो इस एजुकेशन को तबाही के दहाने तक पहुंचे रहे। में सबसे ज्यादा मुलजिम यही लोग हैं। वो जमाना था जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को ख्वाजा गुलाम सादियां जैसे लोग हेड करते थे, आगा अशरफ जैसे आदमी हेड करते थे, पर्सनैलिटीज हेड करती थी। लेकिन आज एजुकेशन का हाल ये है कि ये ओवर ब्यूरोक्रेटाइज हो चुकी है। ब्यूरोक्रेट्स जिनका बैकग्राउंड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल और जो कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत ही सोचते हैं, वो इस एजुकेशन के कज़ा व कदर के मालिक हो जाते हैं। अब ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो कमजोर हो चुका है, इसमें कहते हैं कि सबसे कमजोर कड़ी टीचर को पकड़ा जाता है। आखिरकार उस टीचर बेचारे
कि अगर हम बात करते हैं आरटीई की, और आपको याद होना चाहिए साल साहब कि जब 2019 में जिस वक्त आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उस वक्त जो 3 पॉइंट, खास 3 पॉइंट पहले उसमें कहा गया पीएम मोदी की तरफ से कि अब आरटीई का लाभ जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लाभ क्या था? लाभ यह था कि आरटीई के अंदर जो गरीब बच्चे हैं 25% उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिलना चाहिए। उनकी फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% देती है, 10% स्टेट देती है। आज तक वो लागू नहीं हुआ। आरटीई जब लागू ही नहीं है लेफ्ट हैंड शिफ्ट, तो कश्मीर के टीचर क्यों परेशान हो रहे हैं? इसको कहते हैं कि आप बेल मुझे मार। अभी पूरी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। और कश्मीर में अभी तक इन लेफ्ट हैंड शिफ्ट आरटीई लागू है ही नहीं, क्योंकि उसमें फिर 25% जो है बच्चों की भी बात कही गई है। अब क्योंकि हमारी आदत यह है कि दूसरे लोगों से पहले हम इस पे बातें करना शुरू कर देते हैं। जरूरत इस बात की है कि टीचर्स एसोसिएशन, समाज का जो बाशूर तबका है, वो एक होकर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पे जो है एक पेटिशन फाइल करे इसके खिलाफ, क्योंकि इसके दूररस असरात हैं। सवाल यह है कि अगर टीचर के ताल्लुक से टीचिंग लर्निंग आउटकम की जिस वक्त हम बात करते हैं, तो मुझे बताइए खुदारा फिर एक टीटी इन टीचर्स पे ही लागू क्यों? मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं जो मैट्रिक पास भी नहीं कर सकते हैं और इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी के ओहदों पे हैं। उनके हाथों में तो पॉलिसीज है, उनके हाथों में तो पूरे का पूरा एजुकेशन निजाम है, पॉलिसीज वो बनाते हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि 1984 बैच का केएस ऑफिसर्स का बैच, केपीएस ऑफिसर्स का बैच, उसमें जो धांधियां हुई, जो लोग बाद में कमिश्नर्स बन गए, डिविजनल कमिश्नर्स बन गए, पता नहीं किन किन ओहदों पे पहुंच गए और पुलिस में आईजी लेवल, डीजी लेवल तक पहुंच गए, वो तो सब के सब फ्रॉड सिलेक्शन थी। उनका क्यों नहीं टेस्ट लिया जा रहा है? ये बेचारे टीचर पे ही क्यों बिजली गिराई जा रही है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि टीचर को किसी टेस्ट से डरना नहीं चाहिए। मुझे वो वक्त भी याद है जब नईम अख्तर साहब के टाइम में एक टीचर से कहा गया कि गाय पे आप मजमून लिखो, नहीं लिख पाया। लेकिन इन आइसोलेटेड केस को आप बेस बना के टीचर्स की पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। आखिरकार नौकरी से निकालने का मामला हो तो टीचर पे बिजली गिरती है, ट्रांसफर का मामला हो टीचर को विक्टिम बनाया जाता है। हर सतह पर इस टीचर को परेशान किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। थैंक यू वार साहब, हम आपके पास आएंगे। थैंक यू वार साहब, आप बने रहे हमारे साथ प्लीज। आपने बड़ी अहम कुछ बातें, बल्कि कुछ इंकिशाफात भी किए आपने। कुछ बातें बड़ी मैं नई सुन रहा हूं कि ये एक एनआरसी के तर्ज पर, इसके कॉन्टेक्स्ट में, पस मंजर में हमें जाना चाहिए। बट जावेद साहब, वार साहब कह रहे हैं कि ये पूरे इंडिया में लागू होने जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के टीचर्स क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बेल मुझे मार के मुतरादिफ ये कुछ ऐसा अमल तो नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के टीचर्स की तरफ से? क्यों आप फिर ऐसा लीड ले रहे हैं? अभी कोई कहीं पे कोई इस पे अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप क्यों इतना जल्दी ये हड़बड़ा गए हैं? देखिए सोहेल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात मैं यहाँ वार साहब को करेक्ट करना चाहूंगा। जो नईम अख्तर साहब की बात आई, जिस बंदे को गाय लिखने के लिए बोला गया था, वो टीचर नहीं था, वो एस्पिरेंट था। ही वाज नॉट ए टीचर। वो अभी फॉर्म भरने के लिए गया था सरकार के पास, अभी वो टीचर लगा नहीं था। तो जहां तक आपने अभी बात की कि अगर ये पूरे देश में, हम भी देश का हिस्सा है, तो जहां तक अभी आरटीई की बात की गई है कि आरटीई जो 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके दावे से अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इतलाक नहीं होता है। लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो उसको जिस तरह हम बोलते हैं जो पास्ट रिट्रोस्पेक्टिवली भी किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो हमारा कंसर्न ये है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के टीचर पे होगा नहीं होगा। जब हम कहते हैं फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन, हमारा कंसर्न इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर का टीचर नहीं है, बल्कि टीचर है वो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो। हम यूनाइटेडली इस चीज के साथ आज अगर किसी ये कहेंगे कि नहीं जम्मू कश्मीर के टीचर के लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, उसके लिए कुछ कानूनी रेस्ट्रिक्शंस हैं,
या रेस्ट्रेंट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पहले हमें समझना है कि एलिजिबिलिटी जब हम बोलते हैं, जो लफ्ज एलिजिबिलिटी है, लफ्ज एलिजिबिलिटी इम्प्लीमेंट वहां होता है जब किसी को आप नौकरी में लगाते हैं, चाहे वो महकमा तालीम हो या और कोई महकमा है, कि किसी बंदे को, किसी भी पर्सन को किसी भी ऑफिशियल पोजीशन के लिए आप तैनात करते हैं तो आप पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। जब ये टीचर्स लगाए गए हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू लगे हैं, एसआरबी के थ्रू लगे हैं, किसी और सिस्टम के थ्रू लगे हैं, उस वक्त जो वक्तन फवक्तन एलिजिबिलिटीज तय की गई थी, जो नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, ये सारे टीचर्स उन्हीं रूल्स को पास करने के बाद ही महकमे में दाखिल हुए हैं। तो बात यहाँ हड़बड़ाने की नहीं है, हमने पहले ही अवेयरनेस दी, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ किसी को पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो कोई बात नहीं करता है। हम सब टीचर्स हैं। पहले अगर मैंने कोई आवाज उठाई है या फयाज साहब ने आवाज उठाई है और किसी लीडर ने उठाई, पहले हम ये आवाज अपने लिए उठाते हैं, क्योंकि अगर नौकरी पे खतरा मंडरा रहा है तो वो हम सबकी नौकरी पे, सबके रोजगार पे खतरा मंडरा, इसलिए अगर कोई आवाज उठाता है सबसे पहले वो अपनी बात करता है। यहाँ इस वक्त पर्टिकुलर, अगर नईम अख्तर साहब के उस डिसीजन की बात, जो बात उन्होंने एग्जाम की थी, उस वक्त एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात की गई थी, लेकिन आज वो मसला नहीं है। आज जितनी भी टीचिंग कम्युनिटी है अक्रॉस द कंट्री, उनके ऑनर और उनकी डिग्निटी के बारे में बात की गई है कि 30 साल 25 साल, जिस तरह भी हमारे साथियों ने कहा, मुझे आप बताइए जो टीईटी पास करने के बाद कौन सा 30 मार्क खान बन जाएगा मेरा ये टीचर, जो मान लीजिए 25 साल नौकरी देने के बाद बंदे ने ये टीईटी भी क्रॉस कर लिया, अब उसकी जो कॉम्पिटेंस, असल मामला ये है कि टीचर, ये मैं मान के चलता हूँ, टीचर जो है वो किसी भी सतह पे पढ़ाता है, उसको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। आजकल का जो ट्रेंड है, जो टेक्निक्स हैं, जो इस वक्त के सिस्टम में, इस वक्त किस तरह से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, उसमें से टीचर्स को भी लीड लेनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट करके रख के आगे चलना पड़ेगा। लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि 40 साल, जिस तरह भी फयाज साहब ने कहा, 50 साल का कोई बंदा है, उसका खुद का बेटा इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो कोई दादा बन गया है, कोई हमारी बहन जो उस वक्त 20 साल की एज में नौकरी लगी, आज उसके बच्चों के भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको इस एंगल से जोड़ रहे हैं। ये ह्यूमिलेशन है, ये हैरेसमेंट है। इसका यहाँ कई, हमारा बिल्कुल भी ये नहीं है कि टीचर्स इतने नाहाल है कि वो इस टीईटी को नहीं, इतना बड़ा कोई तूफान नहीं है टीईटी को हम इजीली, अगर कुछ परसेंटेज टीचर्स की इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स की जो परसेंटेज है वो इस टेस्ट में पास हो जाएगी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस टीईटी को पास करने के बाद हमारे टीचर के पास कौन सी रूहानी पावर आ जाएगी, तो वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए हमारा मानना है, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीचर, एज अ स्टेक होल्डर, हमारा ये मानना है, जिस तरह से हमने इसलिए बात की, जिस तरह से बाकी सरकारों ने, अगर हम यूपी की बात करेंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट किया कि टीचर्स की जो ऑनर है, उसकी जो डिग्निटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे रिव्यू पे। इसी तरह हमने यहां भी बोला सरकार को कि 24 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं आप, उस मीटिंग में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि टीचर्स की जो इमोशन, एस्पिरेशन, जो टीचर का जो ऑनर है, उसको आप मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह बाकी 2-3 स्टेट से अभी फाइल किया है रिव्यू पिटिशन, आप भी, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो भी एक पिटिशन, रिव्यू पिटिशन दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें भी वो ये कहें कि हमारे पास टीचर्स, जिस तरह अभी मेरे साथी ने कहा, हम बीएड करके हैं, हम ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आपको नई टेक्निक, हर एक चीज इस वक्त टीचर के पास। तो मुझे नहीं लगता ये जो टीटी है, हम सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा अदारा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करेंगे, हमें उसका बड़ा एहतराम है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह भी रिजवान साहब ने कहा, एक सिविल अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो एक ये चीज, अगर प्रमोशन के लिए आप एग्जाम करते हो तो हमें उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब बंदे को आप लेक्चरर बनाते हैं या किसी बड़े ओहदे पे फाइज करते हैं विदाउट चेकिंग हिज कॉम्पिटेंसीज कि वो आगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो एक वेलकम स्टेप है। लेकिन ये कहना कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको जॉब से बाहर किया जाएगा, ये ह्यूमिलेशन है, ये हैरेसमेंट है। हमारे कंसर्न जेन्युइन है और हमने अपनी सरकार को आगाह किया कि भाई, जिस तरह बाकी लोगों ने टीचर्स के इमोशंस, टीचर्स के ऑनर और डिग्निटी को मद्देनजर रख के ये स्टेप लिया है, याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट को, आपको भी टीचर्स के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप भी एक रिव्यू पिटिशन दाखिल की, ताकि टीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं राहत का सांस लेके। बस ये हमारा
क्लियर कट स्टैंड है इस बारे में। ओके 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 जावेद साहब, आप हमारे साथ बने रहें। ये शाह साहब भी और वार साहब भी। मैं रिजवान साहब के पास आऊंगा। रिजवान साहब, वार साहब ने कुछ इंकिशाफ किया कुछ बातों का कि ये जी माइनॉरिटी के खिलाफ एक साजिश है, जैसे पहले भी कुछ कवानीन के निफाज के लिए कोशिश की गई मुल्क में। आप किस हद तक इसके साथ एग्री करते हैं, ये बताएं मुझे। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये बताएं कि निजामी तालीम में पूरी मुल्की सतह पर सरकारी जो निजामी तालीम, जो सरकारी स्कूल है, असातिज़ा है, अगर उसमें कंक्रीट स्टेप्स लिए गए होते या कुछ ऐसी तब्दीलियां आई होती, तो मुझे लगता है मजबूर नहीं होना पड़ता सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह के ऑर्डर्स इजरा करने में। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को, जुडिशरी को, अदालतों को इस तरह के ऑर्डर्स इजरा करने पड़ते हैं? देखिए, इसका ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है, रीजन है, वजह है। जी जी जी, जो वार साहब ने बात की, फॉर नाउ आई विल जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एट दैट वो ना अप्रेंशन टू वार साहब ओनली बिकॉज एक उम्र का तकाजा है, इनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, भले ही मैं बहुत लिखता हूँ, बट उस चीज से बात करना, क्योंकि अगर हम उस पर बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक इस टाइम है, वो उससे हम डिवेट हो जाएंगे। और आपके लास्ट वाले सवाल को मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, टीचर जो है हमेशा बल्ली का बकरा बनता है। मैं भी खिलाफ लिखता हूँ टीचर्स की कि कभी स्कूल नहीं जाते। आप मुझे बताइए, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कहाँ से टीचर की गलती है? आप मुझे बताइए, ये तो गवर्नमेंट की गलती। आप मुझे बताइए, अगर स्कूल की को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे एक अच्छा क्लासरूम नहीं है, तो डज दैट मीन कि अब हम टीचर को पनिश करेंगे, आ जाओ जी टीईटी एग्जाम दो? ये तो सरासर गलत है ना। उस चीज के लिए हमें देखना, अगर सच में रेवोल्यूशन लाना है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो मतलब जिस लेवल पे भी ये होगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जब से देखिए, हम हमेशा जब भी आज भी देखिए, आप कोई भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, यहाँ का लोकल ब्यूरोक्रेट हो या मिनिस्टर हो, हर कोई दोष देता है पिछले 30 साल के। हम और 30 साल जी रहे हैं, लेकिन पिछले 30 साल को दोष देके, पिछले 30 सालों में ये हो गया, पिछले 30 यार, अब मैं खुद भी 35 साल का हो गया हूं। मैंने उस 30 साल से गुजर के अब इन 5 साल में मैंने नया क्या किया? एक साल बीतता जा रहा है और एक साल हम उसमें पुराने पास में ऐड करके, पहले बोलते थे 20 साल में, फिर बोलते थे 25 साल में, फिर बोलते थे 30 साल में ये हो गया, एजुकेशन किया। लेकिन अब मतलब व्हेन वी विल स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, वो तो हम सोचना है ना। हमें जिंदगी ऐसी गुजारनी है कि पिछले 30 सालों को ब्लेम करके हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। डोंट वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश? क्या हमें वैसा नहीं करना चाहिए? तो बात इस टाइम हो रही है टीईटी की। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो टीईटी शायद कहीं ना कहीं, और मैं वार साहब ने ये कहा था कि ये जो कोर्ट में उस टाइम पे आरआरटी टीचर को, मैं थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं वार साहब को करेक्ट करूंगा, बट जो मतलब मुझे पता है उस एपिसोड का, वो आरआरटी टीचर नहीं था, ही वाज एन एस्पिरेंट। उसमें वही लड़ाई थी कि नहीं जी मैं एलिजिबल हूं, वो कह रहा था नहीं जी मैं एलिजिबल हूं। अब एक एलिजिबल कैंडिडेट को बोला चलो जी तुम ऐसे लिखो, वो आरआरटी टीचर नहीं था, नहीं तो वो एसएससी टीचर अभी लगा था। ही वाज जस्ट एन एस्पिरेंट जो कोर्ट में अपना केस लड़ रहा था कि मुझे लगना है, मुझे बनना है टीचर। रिजवान साहब, लेकिन अभी रिजवान साहब मैं इसमें एक चीज, मेरी नजर में भी ऐसे टीचर्स हैं जो अभी भी वो एप्लीकेशन या कोई ऐसे नहीं लिख सकते, अभी भी है कुछ ऐसे। हाँ, वो अगर मैं या तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम कहेंगे ना टीचर्स दैट हर्ट्स द सेंटिमेंट ऑफ होल टीचिंग कम्युनिटी, यू गॉट माय पॉइंट, तभी इस चीज को हम बहुत सेंसिटिवली मतलब बोलते हैं सोशल मीडिया पे या ऐसे डिबेट्स पे। अगर मैं बोलूंगा कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, यहाँ पे तो 1 लाख टीचर हैं, दैट मीन्स 20,000 30,000 ऐसे हैं। अब अगर 1 दर्जन है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो बोलना ये 10 टीचर है, ये 20 टीचर है। तो अगर हम ऐसे एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि ऐसे टीचर्स हैं जिनको भी लिखना नहीं आता है, जिनको पढ़ाना नहीं आता है, तो अगर हम एक वो नहीं, कुछ है टीचर्स उनके सेंटिमेंट करते हैं, तो हाँ वो तो हर किसी डिपार्टमेंट में। आपने नहीं देखा रिसेंटली एक डॉक्टर का वो प्रिस्क्रिप्शन वायरल हुआ था, नोबडी टॉक्ड अबाउट दैट। आप नहीं देखते हैं ब्रिज बनता है या मैग्नेटाइजेशन होती है तो हफ्ते में मैग्नेटाइजेशन उठती है, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। अब अगर टीचर को इंग्लिश बोलते बोलते एक उर्दू वर्ड निकलता है, तो वी स्टार्ट मतलब हम डिबेट्स करते हैं इस पे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो या गवर्नमेंट स्कूल का हो। मतलब अगर एक ब्रिज बनता है, फिर 1 मंथ के बाद यहाँ पे बेमना ब्रिज किसी ने डिबेट नहीं किया,
गवर्नमेंट ने चुपचाप वो कमेटी बनाई, असेसमेंट किया, ये किया वो किया, किसी ने बात नहीं की। अब अगर टीचर 20 तारीख को 21 लिखता है, किसी कॉपी पे साइन करते करते बराबर वो सोशल मीडिया पे एक डिबेट, ये आप सब मानेंगे। मैं ना तो मैं खुद टीचर हूं, ना तो मतलब मैं यहाँ पे टीचर्स को फेवर, बट फैक्ट इज फैक्ट। छोटी सी मतलब कोई इश्यू होता है, डेट को लेफ्ट साइड लिखना था, राइट साइड लिख दिया, तो सोशल मीडिया पे डिबेट बन जाता है। मतलब मैं एग्जांपल आपको मैंने 2 दी, आप देखिए कितने इश्यूज उठते हैं, कितनी पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं कि ब्रिज बनता है या ये मैग्नेटाइजेशन होती है या कोई कलवर्ट बनता है, हफ्ते में उसको क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो ऐसे ही अगर टीचर से जाने अनजाने में एक छोटी सी कोई मतलब कोताही होती है, वो क्यों सोशल मीडिया पे डिबेट बन जाता है, और जबकि वो डिबेट बनने के लायक होता ही नहीं है। हाँ, इस पे भी मैंने इससे पहले भी कहा है, ये टीचर्स की अपनी गलती। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली हम थोड़ा सा डिवेट हो रहे हैं, लेकिन टीचर्स के मतलब मे भी शायद ये मेरी सजेशन लेंगे। तो आपको पता है, जब रिसेंटली जब फ्लड्स में स्कूल्स बंद हुए थे, फिर एक ऑर्डर निकला था डायरेक्टरेट से कि मंडे तब था, मंडे 8 से स्कूल्स वापस क्लास वर्क विल रिज्यूम। उसमें एक दिन आता था बीच में वर्क नहीं, वो था सैटरडे का। सारे टीचर्स सोशल मीडिया पे कंफर्म कर रहे थे कि क्या इस सैटरडे हमें स्कूल जाना है या नहीं जाना है। टीचर चाहिए था अपने हायर अप से, मतलब कि हेडमास्टर, मतलब कि क्लस्टर हेड, फिर जडियो, फिर सीईओ, एक ऑफिशियल हायरार्की जो होती है वहां से इंटरनली कंफर्म करना कि क्या हमें स्कूल जाना है या नहीं जाना। रिजवान गिलानी या जर्नलिस्ट नहीं किसी को बोलेगा ना जी हाँ तुम्हें जाना है या जी हाँ तुम्हें नहीं जाना है। ये तो उनका एक डीडीओ डिसाइड करेगा ना कि आज दिन को उसको स्कूल जाना है कि नहीं। शायद जो टीचर्स अपने इंटरनल डिपार्टमेंट की जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो ये शायद खुद ही सोशल मीडिया पे लाते हैं, शायद उसी से फिर इनको ये बाउंस बैक होता है कि इनको कभी कहते हैं कि कंफ्यूज लॉट है, कोई कहता है कि, फिर उसी से जब एक कहता है कंफ्यूज लॉट, दूसरा कहता है अभी इनकी रिक्रूटमेंट सही से नहीं हुई, तीसरा कहता है इनको पढ़ाना नहीं आता है, चौथा कहता है ये जो टीचर बनने के लायक ही नहीं थे। वही बात है। तो अब रही बात टीईटी की, तो मैंने पहले मैंने कहा कि ये उतना मसला, मतलब जब टीचर्स इस चीज मतलब आगे प्रोपेगेट करते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए, जब ये उस चीज के लिए तैयार हैं सब, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन विद द डिफरेंट फोरम्स, चाहे कोई टीचर एसोसिएशन हो या टीचर्स फोरम हो या एसएससी एसोसिएशन हो, आरटी फोरम हो, सब चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम हो। जब उस एग्जाम से ये नहीं डरते हैं, कि टीईटी से क्यों डरते हैं? मतलब अगर डरते हैं, जैसे आपने कहा कि क्यों टीचर्स, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा दिस इज मे बी, जैसे यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको मतलब गोल सेम होता है कि पब्लिक को सर्व करिए, लेकिन आपस में वो ना क्या वो ताने एक दूसरे को देते हैं। शायद इसमें भी शायद एक फोरम दूसरा फोरम, ये भी शायद एक दूसरे मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई इलिटरेट है एजुकेशन, बट ऑल ऑफ देम आर ट्रेन्ड। मुझे तो लगता है मतलब वो कोई टीचर नहीं अभी भी, मतलब अगर होगा तो 1 और 2% जिन्होंने अभी भी नहीं किया होगा। जब जो टीचर ने बीएड किया तो वो क्यों टीईटी से डरेगा? और शायद जब से 2015-16 में जब जब से वो काउ ऐसे का वो एपिसोड हो गया, तब से वो फिर बोला था कि इनको एग्जाम देना है आरटी टीचर्स को, एसएससी टीचर्स को, एक जो हमारा लॉट एक मेजर चंक है डिपार्टमेंट में। और मैं ये भी कहूंगा कि दैट इज द मेजर चंक जो इस टाइम हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाते हैं। जिस एसएससी टीचर को बोलते हैं कि ये मोहल्ले, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। उसी आरटी टीचर को जो तब डिपार्टमेंट लगा था, उसी को आज हाई स्कूल में भेजते हैं डेपुटेशन पे एज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर। यहाँ पे सिर्फ एसएससी टीचर ही 12th पास नहीं था, यहाँ पे जनरल टीचर्स मैट्रिक पास हैं, आपको बताऊंगा। ओके रिजवान साहब, आपके पास फिर से आएंगे इंशाल्लाह, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ बड़ी अहम और बातों का खुलासा हो रहा है। मैं शाह फयाज साहब के पास आऊंगा। शाह साहब, इसमें ये भी एक बात आई है कि जो ये मैं भी चूंकि इस पे थोड़ा बहुत देख रहा था, पढ़ रहा था, आर्टिकल्स ढूंढ रहा था, इन ऑर्डर्स के मुतालिक जो तज्जिए और तबसरे आ रहे हैं उनको देखने की कोशिश कर रहा था, खंगाल रहा था मैं अभी तक। तो मुझे पता है इसमें ये भी है कि जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, इसी की बेसिस पे टीचर्स की जो है प्रमोशंस होंगी।
चूंकि हर किसी डिपार्टमेंट में या खुसूसन जो एजुकेशन का महकमा है, इसमें अरसे दराज से सियासी असर रसूख, जाती असर रसूख और भी कुछ प्रेशर दबाव की वजह से कुछ ना जो इसके काबिल नहीं होते थे उनकी प्रमोशंस होती थी, और जो काबिल एक क्रीम जो एक लॉट था टीचर्स का, वो पीछे रह जाता था, वो स्ट्रगल में रहता था, वो पिछड़ जाता था। लेकिन जो ना अहल हम कहेंगे, जो इसके लायक नहीं होते थे प्रमोट होने के, उनको प्रमोट किया जाता था। ना इंसाफी होती थी, बल्कि मुझे लगता है शायद आज भी कहीं ना इंसाफी तो नहीं होती होगी। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये इसके लिए ठीक नहीं है अगर इस तरह से होता है, काबिलियत की बुनियाद पे प्रमोट होते हैं? होना चाहिए था। देखिए, मुझे लगता है मैं पहला शख्स था जिसने वोट दिया था इससे पहले 3 साल के प्रमोशन कोई भी हो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक टेस्ट होनी चाहिए। इसमें मेरा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड इसमें क्लियर है, क्योंकि आप एक उस डिपार्टमेंट को चला रहे हो जो एक हसास महकमा है, और वो महकमा है जो एक नेशन को, एक कंट्री को, एक स्टेट को, एक यूटी के फ्यूचर को जो है बनाती है। तो उस महकमे को जो है, अगर आप फाइनेंस में प्रमोशन के लिए एग्जाम करते हो, अगर आप रेवेन्यू में करते हो, तो एजुकेशन में क्यों नहीं? अच्छी बात है, अगर हमें कोई लेक्चरर बनाना है, कोई हेडमास्टर बनाना है, कोई मास्टर बनाना है, उसके लिए होना चाहिए। इसमें क्लियर स्टैंड है हमारा। लेकिन अगर आप एक टेस्ट करते हो कि एक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या बंदा पढ़ा रहा है, वो भी 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, कुछ मेरे साथ ये कह रहे थे, तो ये तो कंट्राडिक्टरी है ना। ये आई एम नॉट सेइंग वी रेस्पेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम जज साहब का भी रेस्पेक्ट करते हैं, बट मुझे लगता है इसमें रिव्यू करने की अशद जरूरत है, और इस पे एक डिबेट करने की जरूरत है, एक जो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच को बैठने की जरूरत है। तो उसके बाद अगर कोई डिसीजन आता है तो हमारी सराखों पे, लेकिन सबसे पहले ये सोचना है क्या इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के, यहाँ पे आप देखिए एग्जाम का सिस्टम यहाँ पे ऐसा है, हमारी कंट्री में भी एग्जाम का सिस्टम भी ठीक नहीं हुआ है। जो बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है उसको वही आप पूछो 20 दिन के बाद, वो उसको पता नहीं होगा। 20 दिन के बाद वही रिपीट करो वही पेपर, क्योंकि उसने वो प्रिपेयर किया होता है एग्जामिनेशन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। आफ्टर एग्जामिनेशन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से आप वही जो है वही क्वेश्चन पूछो, नहीं पता होगा, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम एग्जाम के बेस पे कहें कि ये सही है? अगर हम इस एग्जाम के बेस पे कहें सही है तो बहुत सारी चीजों पे सवाल उठते हैं। शाह साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप पहले बंदे हैं जिन्होंने अपोज किया कि भाई, या एतराज किया, या अपना प्रोटेस्ट, आपने एहतजाज अपना दर्ज किया कि ऑन द बेसिस ऑफ जो काबिलियत है या टेस्ट करके ही इनको प्रमोट किया जाना। लेकिन आप जो फोरम्स हैं, टीचर्स की ये तंजीमें हैं, जो बाकी ये इनके आपके जो एसोसिएटेड जो जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी बड़ी, आपने कोई इस पे प्रोटेस्ट नहीं किया, एहतजाज नहीं किया? जहां पे नाइंसाफी होती थी, जो डिजर्विंग जो टीचर्स होते थे उनको प्रमोशन नहीं मिलती थी, और जो सियासी असर की बुनियाद पे, आपने भी उसके स्ट्रांग तरीके से आप सामने नहीं आए, जैसे आज आप एक यूनाइट होकर स्ट्रांगली इसको अपोज कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो है, मेरी बात आ रही है ना अच्छे से? जी, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता था आप पे भी, आप सामने नहीं आते थे इस तरह की ज्यादतियों से? नहीं, जैसे इसमें तरीका होता है, देखिए आप एकदम से उठ के रोड पे या कहीं पे एहतजाज नहीं कर सकते। इसका एक तरीका होता है, ट्रेड यूनियन में या किसी भी एसोसिएशन का तरीका है अपनी रिप्रेजेंटेशन ले जाना। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब और वर्थी चीफ सेक्रेटरी को, या टाइम टू टाइम जो सेक्रेटरीज आए, सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी कि अपने जो ख्यालात उन तक पहुंचाए। फिर ये गवर्नमेंट को होता है इम्प्लीमेंट कैसे करें, लेकिन उसमें गवर्नमेंट जो है बड़ी संजीदा हुई कि हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी को लेक्चरर बना रहे हैं, अगर हम किसी को हेडमास्टर बना रहे हैं, मास्टर बना रहे हैं, तो जो ये काबिल होना, अगर हम जडियो बना रहे हैं किसी को, इवन के सीओ, आई एम इन फेवर कि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीओ आता है डिस्ट्रिक्ट में, ये बहुत वेल इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1.5 साल 6 महीने सीओ को रिटायरमेंट में होते हैं और सीओ लगा देते हैं, फिर वो गिन रहा होता है कि मेरी रिटायरमेंट है, मैं कभी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दूं और यहाँ से चला जाऊं। तो इन चीजों को, उसके लिए हमने ये कहा था कि अगर किसी के 8 साल हो, 6 साल हो, वो क्वालिफाई कर जाता है एससीओ,
तो उसको एक्सपीरियंस भी बढ़ेगी। हमने बहुत सारे इसमें व्यूज दिए थे या जाड़ियों, ऐसा नहीं है। अब तरीका होता है, सरकार इस पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सामने आई थी, क्योंकि आपको पता है कि राइट नाउ वी आर हैविंग जो है हमारे यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आती है तो वो अपने हिसाब से कुछ सोचती है कि क्या करना चाहिए। ये तो सही है कि पॉलिटिक्स का भी रोल रहता है इसमें, लेकिन वी आर कमिटेड। ये मैं आपको कहता हूं, आपके चैनल पे आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी आर कमिटेड एंड आई एम कमिटेड कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन इसमें कोई गलत बात नहीं है। डिपार्टमेंट में एक प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर कोई लीड कर रहा है डिपार्टमेंट, कोई मास्टर बन रहा है, लेक्चरर बन रहा है, कोई जाड़ियो बन रहा है, सीओ बन रहा है, वो वेल इंटेलिजेंट और वेल वर्स्ड होना चाहिए। ओके, थैंक यू शाह साहब, आप बने रहे। मैं भट्ट साहब के पास भी आऊंगा, पहले वार साहब के पास जाता हूं। वार साहब, चूंकि आपने कुछ इंकिशाफात, खदशात का इजहार भी किया, हम उसको एक साइड रखते हैं। हम लेकिन जो ये कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर है इस ऑर्डर का, ये वाकतन यही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस तरह से, चूंकि आप प्राइवेट स्कूल आप हेड कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को, और आप पूरा इस सिस्टम में है, प्राइवेट स्कूल्स के जो इस सारे सिस्टम में, आपको ये भी मालूम है वार साहब की प्राइवेट स्कूल टीचर्स की कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है पेरेंट्स के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, स्कूल के सामने, कि बच्चे में किस तरह से क्या होना चाहिए। बड़ी जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी होती है कि प्राइवेट टीचर की, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या गवर्नमेंट को इसी तरह से गवर्नमेंट टीचर को अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए? बच्चे की परफॉर्मेंस पे, बच्चे की प्रोग्रेस के लिए हर तरह से अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए? क्या ये भी एक वजह नहीं है कि इस तरह से फिर अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है? सोहेल साहब, एक अहम नुक्ता आपकी बात से सामने आया। पहली बात यह कि जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, फरसुदा निज़ामी इम्तिहान का एक इमेज आती है कि अब टीचर को एग्जाम देना है। टीचर का हर दिन एग्जाम होता है क्लासरूम में, और उसका एग्जाम लेने वाला बच्चा होता है। बच्चे का फीडबैक इंपॉर्टेंट है। मुझे इस चीज से ही इख्तिलाफ है कि टीचर को कहा जाए कि आप रूटीन, ट्रेडिशनल या वो फरसुदा सिस्टम वाले एग्जाम में अपेयर हो जाइए। क्या आपका हम कंटेस्ट टेस्ट करेंगे, ये कंटेंट टेस्ट करेंगे, या आपकी स्किल्स, टीचिंग स्किल्स जो है चेक करेंगे वगैरह वगैरह। उसके लिए बेहतर ये है एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम, एक ऐसा जो लॉजिकल सिस्टम हो जिसमें बजाय खुद, जैसे मैंने कहा कि टीचर का हर दिन ही एग्जाम होता है क्लासरूम में, उसके बच्चे अगर सेटिस्फाइड है। मुझे बताइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टीचर होता है, वहां टीचर के पास बच्चे क्यों जाते हैं? वजह यह है कि उसका फीडबैक उसके बच्चे लेते हैं, वही बच्चे उसको पास या फेल करते हैं। सवाल यह है कि देखिए, जो हमारा निजाम है, कोई ये नहीं कह सकते कि हमारा निजाम फूल प्रूफ है। यहाँ एमबीबीएस की सीटें बिक रही थी, यहाँ सिफारिशों पे टीचर अपॉइंट होते थे, यहाँ एसएसआरबी में दानियां होती है, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। अब सीधी सी बात है, अगर टीचर सब अपॉइंट हो गए तो उसमें 30 टीचर, 40 टीचर, 20 टीचर, एक अच्छी खासी तादाद सिफारिश के थ्रू या सिस्टम को वायलेट करके आ भी चुके होंगे। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पे हमें देखना है कि अगर सरकार में तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास टीचर हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी तकरीबन 80,000 लाख के आसपास टीचर है, यानी इक्वल स्कोर है, बच्चे भी तकरीबन इक्वल है। सवाल यह है कि प्राइवेट स्कूलों में टीचर का कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है, कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। वहां एक सिस्टम है, एक अकाउंटेबिलिटी है, एक फीडबैक है, पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता है, बच्चे से फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करती है। हमारा मसला यह है कि सरकार, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेड वो लोग करते हैं जिनका एकेडमिक से दूर दूर का वास्ता नहीं होता है, जो या तो सिविल सर्विस से आते हैं, या डिफरेंट ये या तो रेवेन्यू सर्विस से, या तो किसी और डिपार्टमेंट से आते हैं। अब पॉलिसीज वो बनाते हैं, सिस्टम वो बनाते हैं। अब इसके बरक्स प्राइवेट स्कूलों का मामला डिफरेंट है। आज ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मैं बार बार कहता हूँ इस ऑर्डर के दूर रस असरात हैं। हम सिर्फ इसका एक कंपोनेंट जो है देख रहे हैं टीचर्स के ताल्लुक से। इसकी जद में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं जो अभी तक अपने सिस्टम से चल रहे थे। खैर, वो एक अलग बात है। जब हम अपनी यूटी, अपनी स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए
कि हमारे टीचर्स के हाथों में वर्चुअली पॉलिसी जो है पॉलिसी मेकिंग का कोई रोल ही नहीं है। देखिए, मैं इंडिया की जो सबसे बड़ी थिंक टैंक है इन प्राइवेट सेक्टर, CCS, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी रिसर्च होती रहती है क्योंकि वी बिलीव इन सोशल चेंज थ्रू पब्लिक पॉलिसी। इसमें ये इश्यूज आते रहते हैं, लिहाजा मैं जो बात करता हूँ वो उस रीजन, लॉजिक और डेटा की बिना पे करता हूँ जिसको हम अक्सर एक्सेस करते रहते हैं। वो ये है कि निज़ाम तालीम ही बेसिकली कमजोर हो चुका है, निज़ाम तालीम ही रॉन्ग डायरेक्शन में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है NEP का चैप्टर 8 आज तक किस स्टेट ने लागू किया? NEP का चैप्टर 8 टीचिंग लर्निंग आउटकम की बात कर रहा है। देखिए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब ही यही है कि बच्चा ही इसमें महवर है, बच्चे ही से फीडबैक लिया जाएगा, बच्चे की ही डेवलपमेंट मकसूद है, बच्चे का ही आउटकम हमें जो देखना है। चैप्टर 8 के ताल्लुक से, NEP के चैप्टर 8 के ताल्लुक से जो गवर्नमेंट को SSSS स्टेट स्कूल अथॉरिटी बनानी थी, आज तक जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने नहीं बनाया। लेकिन अब देखिए एग्जाम की बात, इसमें अब मिनिस्टर साहिबा का भी इसमें बयान आ गया कि हम इस पे गौर करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जिस चीज जो नुक्ता आपने उबारा वो बहुत ही अहम नुक्ता है कि जब हम टीचर्स के टेस्ट की बात करेंगे तो उसके साथ सिर्फ एक मामला जुड़ा हुआ नहीं है, तो बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। इन हालात में जबकि पूरा निज़ाम तालीमी हमारा कमजोर हो चुका है, टीचिंग लर्निंग आउटकम्स हमारे कमजोर हैं, लिटरेसी रेट डाउन होती जा रही है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस तनाजुर में आप एक टीचर को आप टीचर से एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, उससे क्या होगा? सिस्टम वैसा ही है, फैसले ब्यूरोक्रेट लेते हैं, पॉलिसी उनके हाथों में है। क्या इससे एजुकेशन सिस्टम इससे मजबूत होगा? नॉट पॉसिबल। जब तक ना पूरे सिस्टम को ही ओवरहॉल किया जाए, उसके लिए जरूर ये है कि एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक हो। गुरचरण दास जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट बट एजुकेशन इज नॉट। देखिए, आपको हर चीज में डेमोक्रेसी है, अगर आपको गवर्नमेंट भी चुननी है तो आपकी डेमोक्रेसी। इवन आप देखते हैं कि अगर आपको गैस की सब्सिडी लेनी है तो गवर्नमेंट कहती है कि उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर करके उसका हक बनता है। लेकिन एजुकेशन में बच्चे का कोई हक ही नहीं है। बच्चे को पढ़ना है, पेरेंट को अपने बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन डिसाइड सरकार करती है कि ये स्कूल में जाए। तो सरकार कहती है कि अगर ये गरीब बच्चा है, ये हमारे सरकारी स्कूल में जाएगा, मैं उससे तालीम दूंगा। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एनफोर्समेंट है। इसके बरक्स ये है कि मैं जो है जिस चीज के हक में हूं वो ये है कि सरकार जो 12,000 करोड़ का बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, सिंपल सी बात है, 11,500 रुपए एक बच्चे का एक महीने खर्चा है, 5,500 रनिंग कॉस्ट है। ये 11,500 रुपए पेरेंट के अकाउंट में जमा करिए। पेरेंट की मर्जी हो कि वो बच्चे को किस स्कूल में भेजे। सीधी सी बात है, जिस स्कूल का आउटकम अच्छा है, जिस टीचर का आउटकम अच्छा है, सीधी सी बात है, पेरेंट उसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेगा। ये टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, ये सबसे आसान है। इसी वजह से जिसको हम कहते हैं चॉइस ऑफ स्कूल शुड लाई विद द स्टूडेंट, विद द पेरेंट। चॉइस ऑफ स्कूल शुड नॉट लाई विद द गवर्नमेंट और एनी थर्ड पार्टी। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हम एक बच्चे को ये आजादी देते हैं कि वो अपनी मर्जी का स्कूल चुन ले, अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि वहां पेरेंट फीस देता है, स्कूल उसके सामने अकाउंटेबल है। यही अगर प्रोसेस लागू किया जाए तो ये टीईटी, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट का मसला ही नहीं रहेगा। ओके वार साहब, बड़ी अहम बात का नए से इम्तिहान ले। वाकतन इसमें यह कहा गया कि इस तरह से भी ये बातें आ रही है कि अगर कोई ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेगा उसका टर्मिनेशन भी हो सकता है वगैरह। ये तो ह्यूमिलेशन है, इंसाफ का कत्ल हम कहेंगे इसे।
वाकतन ये तो। लेकिन जावेद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि वार साहब ने कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वाकतन इसमें सरकार का भी बड़ा कसूर है। अभी तक सरकार जो ये निज़ाम तालीम है इसको बेहतर करने में, मैं कहता हूँ, नाकाम है अभी तक। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप बाकी चीजें देखिए, एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, वहां का सिस्टम देखिए, निज़ाम देखिए। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर नाकाम, आपकी आवाज नहीं आ रही सोहेल साहब। तो जी जावेद साहब, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। तो जावेद साहब मुझे बताएं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर किसी भी सूरत में नाकाबिल नहीं हो सकते हैं, नहीं है जो इतनी मेहनत करके, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की कमी है, गवर्नमेंट के कुछ फेलियर्स हैं, वो भी हमें मालूम है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी मछलियां हैं, कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद साल पहले वाकतन सरकारी असर रसूख पैसे की बुनियाद पे अपॉइंट हुए, जिसकी वजह से सारा महकमा बदनाम हो रहा है आज हमें। क्योंकि मेरे खानदान के, मेरी बहन RET टीचर है, वो सारे बदनाम हो रहे हैं, हजीमत का सामना हमें उठाना पड़ता है। हालांकि ये मेमार कौम है उस्ताद, इसमें कुछ ये जो एजुकेशनल वॉलंटियर्स जो है, कुछ 10th पास उस वक्त उनको लिया गया था, उनको फिर RET बना दिया गया, उसके बाद फिर प्रमोट किया गया। ये कोई नाइंसाफी नहीं है? आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी हुई है? गवर्नमेंट की वजह से उनकी पॉलिसी इतनी खराब थी कि 10th पास को टीचर, उसके बाद प्रमोट RET, उसके बाद फिर प्रमोशन, आज वो कहीं हेडमास्टर बना है, और स्कूलों का हाल, बच्चों का हाल इसी वजह से हमें आज देखना और सुनना पड़ रहा है। देखिए सोहेल साहब, 2-3 चीजों को आपने मिंगल किया है एक ही सवाल में। तो मैं सबसे पहले एक चीज, जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात अभी वार साहब कह रहे थे, रिजवान साहब की एक बात मुझे अच्छी लगी कि अगर सरकारी स्कूलों का आउटपुट ठीक नहीं आता है तो उसका नजला सारा जो टीचर, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का सवाल है, हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी सरकार को। जिस तरह अभी वार साहब ने कहा, आपके पास इंडियन रेलवे सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। हमने बोला था IES होना चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस। जिस तरह आपके जम्मू कश्मीर में JKS है, JKPS है, फॉरेस्ट सर्विस है, फाइनेंस सर्विसेज है, जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए था JK एजुकेशन सर्विसेज। अगर कंसर्न लोग महकमा तालीम को चलाने के लिए आते तो आप डेफिनेटली इसमें ये देखते कि बाहर देखते स्कूलों में। और एक इम्पोर्टेंट बात, जहां मैं वार साहब के साथ मतलब एग्री करता हूं, भी मशवरे में नहीं लिया जाता है। जब भी कोई भी सिस्टम बनता है, ऊपर से बन के आता है, फिर टीचर को बोलते हैं आप एनफोर्समेंट एजेंसी है, आप नीचे जाके आपको इस तरह करना होता है। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, रिजवान साहब ने भी इस बारे में स्टोरी कवर की। आपके पास इस वक्त 55 ZDOs नहीं है, आपके पास 244 प्रिंसिपल्स नहीं है, आपके पास तकरीबन 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स की असामियां खाली हैं, आपके पास मास्टर ग्रेड्स के तकरीबन 2500 असामियां आपके पास खाली हैं। तो मुझे रिजल्ट जब काम आती है तो नजला टीचर पे गिरता है, इंक्रीमेंट टीचर की बंद हो जाती है, इंक्रीमेंट हेडमास्टर की बंद हो जाती है। यहाँ पर बारामूला जिले की बात मैं करूंगा, रिजवान साहब ने एक बेहतरीन स्टोरी चलाई थी। यहाँ के बहुत सारे 18 जुलूस का निजाम चलाते हैं, जहां ZDOs है ही नहीं, ZDOs को तैनात ही नहीं किया गया है। आपने प्रमोशन एवेन्यूज बंद कर दिए हैं। एक प्रमोशन को लेने में जिस लोग 4-4 साल 5-5 साल वेट करते हैं, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोगों को रजिस्ट्रार घर आते हैं मुबारक के लिए, भाई आपका कंसेशन लिस्ट निकला है, अब आपको ZDO बनना लग जाते हैं। हाल ही की एक छोटी मिसाल मैं आपको बोल दूं, टीचर टू मास्टर प्रमोशन करनी है, DPCP हुई है, सारा डॉक्यूमेंटल वर्क कंप्लीट हुआ है। आप देख लीजिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने 15 दिन की 16 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि आज शाम को, तो 15-16 दिन निकलने के, उसने कहा था शॉर्टली निकलेगा, शॉर्टली मीन्स विद इन 2-3 आवर्स। 16 दिन 17 दिन निकलने के बाद टीचर्स वेट कर रहे हैं कि यार कब निकलेगा लिस्ट। पहले का मकसद ये है, जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है,
वहां पर अगर आप सिर्फ टीचर को ही बोलेंगे कि टीचर अकाउंटेबल नहीं, आपको उसके लिए एक तगड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट बात जो आपने अभी कही, बैकडोर एंट्रीज हुई है, जो बैकडोर एंट्री के थ्रू लगे, आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, ढूंढ निकालिए जो बैकडोर एंट्री में लगे हैं, जो ऐसे लोग लगे जिनकी डिग्रियां फेक हैं, जो ऐसे लोग लगे हैं जो डिजर्व नहीं, किसी का मेरिट खाया है, तो ढूंढ के उनको टर्मिनेट कीजिए ना, किसने रोका है। अब आप जहां शायद से असरुसु की बात करते हैं, असरुसु करने वाले भी यही लोग हैं, हुक्मरान भी यही लोग हैं, चलाने वाले भी यही लोग हैं। तो अगर इस यहाँ पर भी टीचर को भी जोड़ा जाएगा, नहीं जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ट्रांसफर्स में क्या हो रहा है, पोस्टिंग इसमें क्या हो रहा है, कोई ऑफिस में बैठा है उसमें क्या हो रहा है, ये सब ये आया है, हम सबको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हम जो हमारी कैपेसिटी है, हम अपनी कैपेसिटी में रखता है, तो नतीजा आप सबके सामने है कि होता क्या है अल्टीमेटली। लेकिन जब रिजल्ट्स की बात आती है, जब कमियां निकालने की बात आती है, कमियां आप देख ली, रिजल्ट कम हो गए, यहाँ स्कूल रोल कम हो गया, कोई ये नहीं कहेगा कि इस स्कूल में रोल इसलिए कम होगा कि सिर्फ 8 क्लासेस को पढ़ाने के लिए 2 कमरे थे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये स्कूल बिल्डिंग जो बनाई गई थी, एक पहाड़ पे बनाई गई थी, वो सिर्फ 1 महीना वहां रहा, बाकी फिर उसे किसी और स्कूल में दे दी। कोई ये नहीं कहेगा कि हायर सेकेंडरी में जहाँ लेक्चरर नहीं है, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल से बेस्ट टीचर्स को निकाल के हायर सेकेंडरीज में एक डंपिंग साइट बना के रखी है। मैं कुछ हायर सेकेंडरीज की मिसाल भी आपको दे सकता हूं, जहां पर लोगों को पढ़ाने के लिए हफ्ते में 1 क्लास आती है। उसी बगल में एक मिडिल स्कूल है जिसको जहां 200-150 रोल है और पढ़ाने के लिए 4 टीचर्स हैं। हम बार बार इसमें गुहार लगाते हैं, चाहे क्लास हेड्स की बात करेंगे, चाहे जॉइंट डायरेक्टर्स की बात करेंगे, सीओस की बात करेंगे, हर महाज पर हम इन चीजों को उठाते हैं, लेकिन उतना सुधार नहीं हो रहा है। जब तक न अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इतनी ही नहीं कि आप टीचर्स पर कदगन लगाओगे, नीचे आपको बायोमेट्रिक भी करनी है, आपको जो एससीडी का जो एप्लीकेशन है अटेंडेंस का वो भी आपको लगाना है, नहीं, आप सारी कदगन टीचर पर लगाते हैं, उसी को आप अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। नहीं, अकाउंटेबिलिटी ये है, अगर डायरेक्शन ऑफिस से कोई कागज निकलता है, फिर सीओ से कोई जडीओ से कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, आजकल के जो जहां पर टेक्नोलॉजी का इतना दबदबा है, दौर दौरा है, ये इंटरेस्टिंग बात है। सोहेल साहब, रिजवान साहब मुझे करेक्ट करेंगे इसमें, ही विल बियर मी आउट। अगर डायरेक्टर साहब एक दिन में कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं जडीओ से, सीओ से, टीचर्स के बारे में, मास्टर्स के बारे में, उस इंफॉर्मेशन को कंसर्न क्वार्टर तक पहुंचने में महीनों लगते हैं। नतीजा यह होता है टीचर सफर करते हैं। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट देना होता है, एक स्टेटमेंट हम महीने में 15 बार देते हैं। इतना सिस्टम आपके पास है, ऑपरेटर्स है, कंप्यूटर सिस्टम है, आपके पास इतने बैंक्स पड़े हुए हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, फिर भी आप हमारी इंफॉर्मेशन को आप देख लीजिए। जब प्रमोशन होती है, मुर्दा लोगों की भी हो जाती है, रिटायरमेंट वाले लोगों की भी हो जाती है, जो ऑलरेडी प्रमोट हुए होते हैं उनकी भी हो जाती है। इसलिए जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप टीचर्स पे कदगन लगाएंगे, आप टीचर्स पर नजर गुजर रखेंगे, नहीं जी ड्यूटी जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये काबिल है नहीं है, क्या करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, जहां आप टीचर से ड्यूटी लेते हैं वो उनकी ड्यूटी है, जहां उनके राइट्स हैं उनकी भी आपको पासदारी करनी पड़ेगी, जो फैसिलिटीज आपको देनी है। जहां तक राइट टू एजुकेशन की बात अभी वार साहब कर रहे थे, उसमें यह है, जहां नई तालीमी पॉलिसी की आप बात करते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन तभी बनेगी जब आपके बच्चे के पास बैठने के लिए जगह होगी। आपको यहाँ से 10 नवंबर के बाद ही आपके स्कूलों में बच्चों की वो हालत हो जाती है कि नवंबर के बाद बच्चे स्कूल आना ही बंद कर देते हैं। दिसंबर 15 तक आप दिसंबर का पूरा महीना यहाँ चला ही नहीं पाते हैं स्कूल। आपको मार्च 15 तक छुट्टियां करनी पड़ती है, आपको कभी 1 अप्रैल तक छुट्टियों के लिए जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल हैं, टीचर से आप काम लें। लेकिन जो सरकारी तौर पर एज ए मिशन, एज ए मशीनरी, एज ए एजेंसी, जो भी आप कहें, जो आपका दायित्व बनता है स्कूलों के तय, फैसिलिटीज के हवाले से, अकाउंटेबिलिटीज के हवाले से, उन सब चीजों को आप इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, फिर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। उसके बाद अगर कोई टीचर रिजल्ट्स नहीं दे पाता तो वो उसको मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है। जी ओके ओके ओके, थैंक यू जावेद साहब। बस मैं रिजवान साहब और वार साहब से एक एक कमेंट का, एक एक सवाल का जवाब लेके इंशाल्लाह आपसे फिर आखिरी कमेंट लेके प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे।
बैकडोर इंक्रीज हुई है, जो बैकडोर इंक्रीज हुई है, जो चोरी करके रिश्वत की बुनियाद पे, सियासी असर की बुनियाद पे, गुंडागर्दी की बुनियाद पे एक दूसरे का हक खाया है टीचर्स का, उनका भी उनको ढूंढ के निकालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप इसका साथ देते हैं। रिजवान साहब मुझे बताएं, ये बड़ी तलख हकीकत है, दिस इज बिटर ट्रूथ, लेकिन ये हमें डिस्कस करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे सवाल मत करो या ऐसी चीजें डिस्कस मत करें, जो पीछे हो गया सो हो गया। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का रोजगार छीन जाए मेरी वजह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता, लेकिन बात करनी है। हमसे गलतियां हुई हैं, बेस्ट टीचर, बेस्ट सियासतदान, बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, बेस्ट जडीओ, बेस्ट जर्नलिस्ट, बेस्ट गांव नंबरदार, चौकीदार, जितना भी सरपंच पंच, जो गलतियां हुई वो आगे हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सफर किया इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे ने। जी सुहेल साहब, आपकी आवाज कट रही है। साहब आपकी You are not audible, सुहेल साहब, you are not audible. जी रिजवान साहब मेरी बात सुन रहे हैं ना? तो मैं कह रहा था आपसे रिजवान साहब, मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये जो मामला है, ये बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, जिसकी सजा या जो ऐसे क्राइम हुआ है, ये बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, जिसकी सजा हमारे अच्छे टीचर्स को, मेहनती टीचर्स को, काबिल टीचर्स को, इस सारे महकमे को आज उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। हर 6 महीने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से वहां से यहाँ से कोई ना कोई ऑर्डर निकलता है, और हमारी सोसाइटी में भी टीचर्स को मोरबे इल्जाम ठहराया जा रहा है। वो इसी वजह से कि जो हमसे जो सरजद, जो गुनाह हुए हैं, जो क्राइम हुआ है, उस वजह से। आपको क्या लगता है या आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी पूछताछ होनी चाहिए, इनको ढूंढ निकालना चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है, क्राइम किया है, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि जो इसमें कुछ ब्लैक शिप्स हैं, जो इसमें कुछ गंद है, जो मर्ज है, बीमारी है, वो पूरी बाहर उखाड़ के फेंक दी जाए। बिल्कुल सुहेल साहब, देखिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये तो हर किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई होता है। आप देखिए, जैसे वार साहब ने भी कहा ही इज नॉट प्रेजेंट हियर, जैसे वार साहब ने कहा कि एसएसआरबी में कंप्लेंट्स आती है, कितने सारे एग्जाम्स पहले तो कैंसिल होते हैं, फिर री एग्जाम्स होते हैं, प्रोब होता है, बाकी चीजें होती है। या वो एमबीबीएस वाला जो 2012-13 में हुआ, मुझे लगता है उस बैच में भी तो आज कुछ डॉक्टर्स बने होंगे जो हमें इलाज करते होंगे, तो वैसे डॉक्टर्स जो हमें आज इलाज करते होंगे, तो उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि पता नहीं क्यों बदकिस्मती है कि टीचर्स का ही बड़ा ये इशू बन जाता है। शायद ये इनको नेशन बिल्डर्स कहते हैं, कौम के बड़े, इनका बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन पे। तो बोलते हैं ना कि विद मोर पावर कम्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर की तो बात मैं नहीं करूंगा, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूंगा। टीचर्स पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि कौम की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पे है। देखिए, अगर हम, अब मैंने कहा ना कि एजुकेशन में जब हम बात करते हैं, तो इस पे फिर ये मतलब ये हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम कभी ये मतलब कन्फाइन नहीं रह पाते, बिकॉज इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हम वो उस केस की बात कर रहे थे, काऊ वाले ऐसे की बात कर रहे, मैंने तब भी कहा कि अगर हम ऐसे कहेंगे कि कुछ टीचर्स या ऐसे टीचर्स, मैं तब भी कहा कि अगर कोई टीचर ऐसा है कि जिसने फेक सर्टिफिकेट लाई, इवन कि मैं भी 1-2 टीचर्स को जानता हूँ जिनके क्या उनको कहते हैं कि जो उनका होता है वो सर्विस बुक, उन्होंने उस पर टेम्परिंग की है। जब डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पता है? जब मुझे पता है एज ए कॉमनर, जब मुझे पता है कि जब नईम अख्तर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, जब उन्होंने उस काउ ऐसे को लेके फिर कहा था कि एक एग्जाम होगा एसएससी टीचर्स का, जिसमें 8th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस होगा, तो जो ग्रेजुएट है ये वो है, जब उनकी जब वेरिफिकेशन हो गई थी, भट्ट साहब को याद होगा, जब तब एसएससी टीचर्स, आरईटी टीचर्स की डिग्रीज की वेरिफिकेशन हुई थी। मुझे याद है अच्छे से, जो टीचर उस टाइम ग्रेजुएट काम कर रहा था, उसने सर्विस बुक से के जैसे कैसे तो पैसे दे के वो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट वापस निकाली। फिर जब वो लम्हा ठहर गया, जब सारा कुछ नॉर्मल हो गया, वो फिर से वापस गया और फिर से उसने वापस वो डिग्री वहां पे रखी और उसकी प्रमोशन में।
तो मतलब मैं उस सॉरी प्रमोशन उसने टाइम बाउंड भी बहुत सारे मतलब ऐसे लिए उसने, तो खैर अब मुझे उस चीज पे बात नहीं करनी। बात मैं तो यही कह रहा हूँ कि रिजवान साहब मैं इसमें ऐसे यहाँ पे रिजवान साहब मैं ऐड करना चाहूंगा। अरे देखिए सिर्फ ये फेक सर्टिफिकेट्स का मसला नहीं है, फेक डिग्री सर्टिफिकेट्स ने दिखाई है ऐसे जो तब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आरईटीज के लिए होती थी, एक दूसरे तीसरे गांव का दूसरे में आ रहा था। यानी मैं कहता हूं कि इसमें सिर्फ वो बंदा इन्वॉल्व नहीं है, गुनहगार नहीं है जिसने फेक डिग्री सर्टिफिकेट दिखाई, इसमें वो भी गुनाहगार है, इन्वॉल्व है जो उस वक्त जडीओ सीईओ एजुकेशन मिनिस्टर्स एजुकेशन जो ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे, वो सारे गुनाहगार हैं। मैंने तो यही कहा जब मैंने पहले सवाल का आपका, मैंने तो आपके पहले सवाल में जवाब दिया था कि ये सिर्फ अगर नहीं आ रहे हैं ब्लेम ओनली टीचर्स। ये तब से देखिए ना, जब से इस्टेब्लिशमेंट इसमें जब से इंसेप्शन में आया है, ये स्कीम्स आई है, इंटरवेंशन आई है, अब से गार्डियो कौन था, सी कौन था, मिनिस्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था, उन्होंने क्यों नहीं कर पाया, मतलब क्यों नहीं कर पाए वो। चले जी, मैं एक ब्लैक डिपार्टमेंट जो या मुझे इस कहा कि रिजवान गिलानी ने एज और आज ये टीचर से मास्टर से बन गया और एक, तो वही कह रहा हूँ कि ऐसे मतलब हम शॉर्टकट में कि हम अब इस टाइम मतलब आपके ये तो कोई बोलेगा, चलता हुआ आदमी होगा वो भी तो बोलेगा हर किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें भी ये तो डिपार्टमेंट को सोचना है ना। अब देखिए टीचर्स हमारे हैं, 5-6 बार उनकी डिग्री वेरिफिकेशन हुई, अगर उनमें कोई था ऐसा ब्लैक शीप जो मतलब या तो एलिजिबल नहीं था, डिग्री ठीक नहीं, तो क्यों नहीं उसको आइडेंटिफाई किया, तो विदाउट मेकिंग एन इश्यू उसको रुखसत कर दिया डिपार्टमेंट से। क्यों फिर वो अभी भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है? या तो डिपार्टमेंट ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, या तो उसके पास डिग्री ठीक थी तो शायद कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है इन टीचर्स के खिलाफ कि इनके पास डिग्री ठीक नहीं है। दो ही बातें तो हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद फॉलो इस चीज को किया है। जब ऐसे थी तो मुझे लगता है भट्ट साहब इसमें ही होता ना नहीं बोलेंगे, इनको तो खुद पता होगा कि मुझे लगता है 2-3 बार ये अब आप बताएंगे जो डिस्टेंस मोड है, डिस्टेंस मोड में ये सिर्फ ऐसे की है, उसमें जनरल लाइन आप फिर अगर डिस्टेंस मोड को लेके आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, डिपार्टमेंट को वेरिफिकेशन करनी है, मैं कह रहा हूं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि पहले जनरल लाइन टीचर्स की डिग्रीज की वेरिफिकेशन कीजिए, उसमें आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट ना बनाएं। बट हाँ, बात जो आपकी है कि अकाउंटेबिलिटी वो तो होनी चाहिए। आप मुझे बताएं जो 2000 में या 2003 में जो कोई टीचर लगा एज आरटी या एसएससी टीचर, अब जाके ढूंढिए तब जडीओ कौन था जिसने पहले फर्स्ट ना वो इनिशियल साइन किया वहां पे कि जी इसकी डिग्री ठीक है। अब इस टाइम कौन ढूंढेगा उसको? वो तो सरकार को सोचना है ना। वो मतलब आप और मैं नहीं, ये तो 2007, 8, 9, 10 में भी जब तक ये आरईटी था तब तक भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टार्ट तो 2000 और 2003 में ही हुआ ना, जब से स्टार्ट हुई स्कीम। तो इसमें बस पॉइंट मेरा यही है कि ये जो मैंने कहा कि, और ये जो इस टाइम टीईटी एग्जाम है, कहीं ना कहीं इसको शायद बोलते हैं ना, वो मुझे इस टाइम वर्ड नहीं आ रहा है कि इन द बैक ऑफ द माइंड इनको आ रहा है कि जो सीन तब क्रिएट हुए थे जब नईम अख्तर साहब मिनिस्टर थे, जब उन्होंने कहा था कि अब टीचर्स को एग्जाम देना है, तो शायद इस चीज का ना वो हैंगओवर शायद रहा, उस चीज को उसी के साथ रिलेट कर रहे हैं कि शायद कोई टीचर इसको मतलब पर्टिकुलरली अपनी तरफ ले रहा है कि शायद ये हमारी ह्यूमिलेशन है। बट इट्स नॉट ए ह्यूमिलेशन। मैं कह रहा हूं कि टीईटी जरूरत नहीं है, बट टीचर्स इसको वेहेमेंटली अपोज भी ना करें, मतलब ऐसे अपोज ना करें कि लगे कि सोसाइटी में एक ऐसा ये एक इशारा ये हो कि शायद ये इनकम्पिटेंट है। हाँ, यू कैन, देयर आर डिफरेंट वेज टू अपोज एनीथिंग, ठीक है। आप अगर इसको अपोज कर रहे हैं अपनी मतलब ये लेके कि, मुझे याद है जब 2015-16 में जब नईम अख्तर साहब के टाइम पे एक वो चर्चा खड़ा हुआ था कि टीचर्स को एग्जाम में ये अपियर होना है, बच्चे जो थे वो टीचर्स का मजाक कि मैंने खुद सुना है क्योंकि मैं स्कूल विजिट करता था, बच्चे बोलते थे अपने टीचर को, सर आप पहले अपना एग्जाम कीजिए ना फिर हम, मतलब मैंने खुद सुना है अपने कानों से। आप मुझे बताइए, जो टीचर अपने बच्चे से ये बात सुनेगा तो उसका मोरल कैसे बूस्ट होगा, आप मुझे बताइए।
मतलब ऐसी भी चीजें डिपार्टमेंट में होती हैं। तो अब मुझे लगता है हम बहुत टाइम से ये डिबेट इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। बात यही है कि ऑब्वियसली नॉट ओनली इन एजुकेशन डिपार्टमेंट बट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स देयर शुड बी 100% ट्रांसपेरेंसी, एबिलिटी, पूछताछ होनी चाहिए। कोई बंदा हमारे डिपार्टमेंट में है तो कैसे आया है, कैसे डिग्री लेके आया है। मैंने आपको एग्जांपल दी एक डॉक्टर का। अब अगर किसी टीचर का कोई कॉपी पे या व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, वो टीचर की अगर टीचर का कोई नोटबुक पे कोई नोट उसमें गलती है, वो अगर किसी रोड पे कोई ब्रिज हफ्ते के बाद टूट जाता है, क्रैक्स होते हैं, वो क्यों नहीं वायरल होता है। तो और वहां पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जे इंजीनियर्स को क्यों नहीं मतलब ऐसे ह्यूमिलेट किया जाता है। बात यही है कि मैं भी अपनी तरफ से मतलब एक गुजारिश करूंगा अपने उस्तादों से, चाहे प्राइवेट स्कूल की वैसे बात आती नहीं, बिकॉज प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको ज्यादा बात करने नहीं देते, वार साहब सामने है और इनको पता है कि मेरी एक आदत है मैं बात सामने बोल देता हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में है जैसे अभी वार साहब ने कहा वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन बाज़ाब्ता होती है। ऑब्वियसली कोई प्राइवेट स्कूल वाला अपनी स्कूल के रेपुटेशन का खेलेगा नहीं, ऐसे आके टीचर को बोलेगा आ जाइए ज्वाइन कीजिए। बट ये बात है वहाँ पे एक चीज अच्छी है, टीचर का इंटरव्यू, टीचर का सिलेक्शन होकर डिग्री चेक करके वहां पे जो मेन क्राइटेरिया रहता है कि टीचर की कंटिन्यूटी का, वो होता है एक डेमो क्लास। टीचर प्राइवेट स्कूल में एक डेमो क्लास देता है, जो हमारे टाइम पे होता है, मुझे लगता है आज भी होता होगा। वहां पे फिर स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं, हिज कंटिन्यूटी मैटर करती है कि जो स्टूडेंट्स का फीडबैक होगा। इफ स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड, वो कहेगा कि जी हाँ इनका लेक्चर हमें समझ आया, एक हफ्ता उनको देते हैं, आप देखिए इस टीचर को, इसको इवैल्यूएट कीजिए, इसके पढ़ाने का तरीका। यस। तो वो एक चीज है। अब हम ये तो नहीं बोलूंगा कि गवर्नमेंट भी या फिर वो नया बवाल उठेगा कि पहले एसएसआर, फिर अगर एसएसआर भी एग्जाम हमने ये क्वालिफाई किया तो क्या बच्चा, 4th का बच्चा, 5th का बच्चा हमें इवैल्यूएट करेगा क्या पढ़ाना आता है नहीं। क्वेश्चन डिपार्टमेंट नहीं, लेसन डिलीवरी तो अलग बात है। टीटी इज नथिंग, बट हाँ व्हेन इट कम इसमें एक डिग्निटी को लेके भी कुछ चीजें हैं, बाकी सेल्फ लेके भी मतलब कितने 50 साल का बंदा एक अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए इसमें जैसे वो टीचर इसको रिप्रेजेंट करें तो वो तो बिल्कुल ही मतलब जज़ाकल्लाह। ये सईद रिजवान गिलानी साहब, मुझे ये मालूम था कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, खुसूसन ये जो शाम का वक्त है, तो लेकिन आप हमारी इस गुजारिश पे आपने लब्बैक किया और हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू। आप ये आपकी संजीदगी इस मौजू के तई कर सकते हैं। मैं वार साहब और भट्ट साहब से लास्ट कमेंट लेके इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू रिजवान गिलानी साहब। तो अच्छा वार साहब, मैं बस एक कमेंट आपसे। जी रिजवान गिलानी साहब, मैंने आपका शुक्रिया किया तहे दिल से कि आप कीमती वक्त दिया, अपना बिजी शेड्यूल था आपका। तो लेकिन जी तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आप अभी से एक कमेंट लेके इंशाल्लाह प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। थैंक यू। अच्छा जी, बस वार साहब से कमेंट और भट्ट साहब से भी एक। वार साहब मुझे बताइए, जो कि क्या कि जो इदारे हैं इनकी नीयत वाकतन यही है कि ये अकाउंटेबिलिटी के लिए है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की है, सोसाइटी में तलबा की आप चाहते हैं किस किस्म से? जी वार साहब। हाँ जी वार साहब, आप सुन रहे हैं? आवाज नहीं आ पा रही है क्योंकि कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है सर साहब? अब जी वार साहब, मेरी आ रही है आपको आवाज? हाँ जी बहुत कम आ रही है। असल में मैं दरअसल रिजवान साहब का एक नुक्ता उसकी वजाहत करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में टेस्ट नहीं होता।
होते हैं, एग्जाम नहीं होता है। हमारा जब जिस वक्त टीचर सिलेक्ट होता है तो बाकायदा रिटन टेस्ट होता है, ऑरल टेस्ट होता है, लेकिन वो एक सिस्टम के तहत होता है। उसके बाद जो है टीचर की परफॉर्मेंस क्लास में देखी जाती है। हमारा हर दिन टीचर का एग्जाम होता है, क्योंकि हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं, पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक इस टीटी का मामला है, मुझे मालूम नहीं कि ये किस बिना पे ये ऑर्डर आ गया। मान के चलिए एक टीचर की नॉलेज लेवल बहुत अच्छी है, एग्जाम में उसने अच्छा किया, लेकिन उसके पास टीचिंग स्किल नहीं है। असल में बात ये है कि हमारे टीचर जो है कुछ ऐसे टीचर भी हैं जिनकी कमिटमेंट है, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनका पैशन ही नहीं है। जो टीचर बने हैं लेकिन बाय चॉइस नहीं, वो बाय चांस बने हैं, वो जॉब के लिए बने हैं, वो रोजगार के लिए बने हैं। सवाल यह है कि जिस टीचर में कमिटमेंट ना हो, जिस टीचर में पैशन ना हो और उसमें टीचिंग स्किल ना हो, उसके लिए आप टीटी अगर लागू करते हैं तो आप तो खुदारा इसमें बताइए कि कैसे आप उस टीचर के पैशन को आराम से जज कर पाएंगे। तो फिर तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जैसे अभी बिलाल साहब ने कहा कि यहाँ पे जैसे आईएएस है या दूसरे एग्जाम है, इसी तरह से यहाँ पे कोई काडर नहीं है जिसमें बाकायदा तौर पे जो है ये एजुकेशन सर्विस, जेके एजुकेशन सर्विस हो या इंडियन एजुकेशन सर्विस हो, कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें टीचिंग है, जिसका पैशन हो, जो कमिटमेंट के साथ काम करे। रहा टेस्ट, अब टीचर का टेस्ट ले लीजिए, मान के चलिए 100% टीचर आप अच्छे साथ हो गए, अच्छे टीचर है, लेकिन आपका सिस्टम नहीं है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी हैं बेनिफिशियरी एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, किस तरह से उस जो बच्चे का क्या पता कर सकते हैं, उसको क्या फायदा मिलेगा। इसी वजह से कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है वार साहब के। तो ठीक है, मुझे लगता है कि वार साहब कुछ प्रॉब्लम आ रही है इनमें। तो मैं लास्ट पर भट्ट साहब बस आपका कमेंट लेना चाहूंगा मैं। वार साहब की बातें भी आ गई हमारे सामने। तो अच्छा भट्ट साहब, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, चूंकि जुड़े हैं आप, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, टीचर्स की नफ्सियात पे या पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में? आजकल क्या चल रहा है अंदर महकमे में, ग्राउंड पे क्या है, एक इनकी नफ्सियात कितनी मुतासिर हुई है इससे? नंबर एक। नंबर दो, आपका फ्यूचर क्या एक्शन प्लान क्या होगा इसके लिए? आप क्या करेंगे और आपके क्या आगे मंसूबे हैं, क्या करेंगे इसके? जी सोहेल साहब, डेफिनेटली जो जहाँ तक आपने नफ्सियात की बात की, आपने कल ही एक न्यूज़ देखी होगी, यूपी में 2 टीचर्स की डेथ हुई और पंजाब में 1 टीचर की। नफ्सियात पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके क्लासरूम पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जब जिस 50 साल के बंदे को आप बोलेंगे कि आपको एग्जाम में बैठना है, फोर्सिबली बैठना है, आपकी एलिजिबिलिटी को, आपकी कैपेबिलिटीज को आप टेस्ट किया जाएगा कि आप पढ़ाने के अहल हैं ना है, तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, डिस्टर्बेंस तो आ जाएगी, मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल टीचर डिलेमा में है। चाहे यहाँ की आप बात करेंगे, आप पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में इस वक्त एक खतरनाक माहौल है महकमे तालीम में। टीचर सड़कों पे है, बहुत सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा, मीडिया में भी प्रोटेस्ट जारी हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे टीचर्स हैं। तो यहाँ पर भी हम ग्राउंड लेवल पर टीचर्स के साथ हमारी बात हो रही है, टीचर्स बड़े परेशान है, टीचर्स डिलेमा में, ना इस चीज को लेके कि नहीं जी आप एग्जाम में बैठना है, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, वो मसला नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज मैंने एक और डिबेट में भी ये कहा कि मसला सिर्फ ये है कि इसको हम अपने ऑनर और डिग्निटी के साथ जोड़ रहे हैं। तो क्वालिफाई तो हम कर पाएंगे, वो मसला है ही नहीं, मगर 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 25 साल के बाद वो टीचर वहां जो है जिसने आईएएस टीचर जिसने आईएएस को पढ़ाया, मतलब जो आईएएस बने हैं इस वक्त, उनको पढ़ाया है, केस अफसर्स है उनको पढ़ाया, डॉक्टर्स को पढ़ाया है, इंजीनियर्स को पढ़ाया है, बाकी जितने भी बाकी फील्ड में लोग काम करते हैं उनको पढ़ाया है। जब उनको पता चलेगा कि जिस बंदे ने मुझे पढ़ाया, कोई आईएएस अफसर होगा, कहीं केएस अफसर होगा, कुछ के स्टूडेंट को पता चलेगा, कहीं ना कहीं सोशल मामला खड़े हो जाएंगे, समाज में ये एक परेशानी बन जाएगी, टीचर्स को का बाहर निकलना माहौल हो जाएगा। अब सोसाइटी ये नहीं मानेगी कि नहीं जी ये महकमे में सुधार करने के लिए कोई चीज की जा रही है। अब ये एक पर्सपेक्टिव ये चलेगा,
शायद इनकी बैकडोर एंट्री थी, शायद ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, शायद इनकी डिग्रियां फेक थी, बाकी चीजें। तो कुल मिला के माहौल डिस्टर्ब है, टीचर्स के जहनों पे इसका असर पड़ा है। तो हमारा फ्यूचर प्लान यही है, हम लीगल एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में, पूरे देश के जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम राब्ते में हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है ये एक देश के बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। हम जो यूनियन लीडर्स हैं टीचर्स के, उनके साथ हम राब्ते में हैं। हम जो एक्सपर्टाइज रखने वाले लोग हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हमारी बात हुई, वकला से हमारी बात हुई। तो पहले हम सिर्फ इतना वेट करें कि 24 तारीख की मीटिंग में जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो क्या तय करती है, उनका मौकफ सामने आएगा। फिर हमें यह पता चलेगा सरकार रिव्यू पिटीशन डालेगी नहीं डालेगी, उसमें भी हमें देखना है। तो ओवरऑल सिर्फ मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के असातिज़ा की बात नहीं है, इस वक्त पूरे मुल्क के टीचर जो है मुतहिद हैं। हम चाहेंगे कि किसी भी स्टेट में किसी भी टीचर पर ये टीईटी जो है इम्प्लीमेंट ना किया जाए। आपको महकमे में सुधार लाना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो जहां तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, हम लीगल फाइट करने के लिए अगर करनी पड़ेगी उसके लिए भी तैयार हैं, और बाकी रास्ते हमारे पास खुले हैं, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, नाइंसाफी होती है, या और कोई मामला आपके पास होता है, कानूनी दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से हम अपने बात को सरकार तक, ऐवान बाला तक पहुंचा सकते हैं। तो आखिर पर आपके माध्यम से मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो नेशनल लेवल के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, और साथ ही साथ जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, सीएम साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इस मामले में सोचें, इस मामले में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, और जो ऑर्डर जो जजमेंट आया है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि सुधार भी आए और जो टीचर्स हैं उनको ह्यूमिलेटेड जो फील ना हो, उन्हें ये ना लगे कि इस टेस्ट के नाम पर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमिलेशन हो रही है। जी सोहेल साहब। अच्छा, बस आखिरी सवाल यह है मेरा रहेगा कि जो टीचर असातिज़ा किराम है, जो खुसूसन जम्मू कश्मीर के, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी में क्या करना चाहिए उनको, ताकि बच्चों की तालीम भी मुतासर ना हो और आप लीगली भी फाइट कर पाए? जी बिल्कुल, आज आपने मेरा एक इंटरव्यू भी देखा होगा, उसमें भी हमने बिल्कुल ये कहा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने टीचर्स को कहा, आप काम रहिए, आप कूल रहिए, आप फोकस कीजिए अपनी ड्यूटीज पर, क्योंकि जो सेशन इस वक्त पीक पे है, एग्जामिनेशन सामने आ रहे हैं, कि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने अपने टीचर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए आज दिन में भी हमने एक स्टेटमेंट इशू किए हैं, जहां हम सरकार के साथ बिल्कुल इन टच है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कांटेक्ट में है, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ इन कांटेक्ट में है। वही आपके माध्यम से भी मेरी टीचर्स के से यही अपील रहेगी कि वो फोकस्ड रहे अपने जॉब पे, बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दें। बाकी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम कमिटेड है, मोहम्मद शफी राथर चेयरमैन की क़यादत में, हम लीगल फाइट भी करेंगे, अगर मैदान में भी आना पड़ेगा, सड़कों पर भी आना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ना हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, ना हमें लीगल फाइट करनी पड़ेगी। हमें अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एलजी साहब हैं, सीएम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो हमें निराश नहीं करेंगे। वो जिस तरह बाकी लोग, बाकी स्टेट्स के जो हेड्स हैं, जो वहाँ कामकाज चलाने वाले हैं, वो अपने टीचर्स का खड़े हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार टीचर्स के ऑनर और विकार के लिए काम करेगी, तो उसी में हम सब की भलाई है। उम्मीद ही करेंगे जो टीचर्स डिस्टर्ब्ड हैं उनसे अपील यही रहेगी, आप फोकस रहिए, अपने काम पर आप ध्यान दें। जो बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का काम हमें दिया गया है, हम कोशिश यही करेंगे कि उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भट्ट साहब, नो की कलम के लिए एक अहम और संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, ये थे आज हमारे साथ कुछ असातिज़ा किराम, कुछ लीडर्स, एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम, जर्नलिस्ट, जिन्होंने एक इस अहम इशू पे बात की, एक अहम बात की। तो आप भी हमारे साथ बने रहे अभी तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, और इस प्रोग्राम के मुतालिक आप अपनी राय से हमें नवाज सकते हैं, हमें बेहतर से बेहतरीन, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन कर पाएं। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, नो की कलम को अपना दावन देते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।